हेलो दोस्तों, द गोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चंस का होगा। तो दोस्तों अगर 25 क्वेश्चन में आपका 20 प्लस नंबर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों जितना भी प्रश्न है सब पूछा हुआ प्रश्न है, जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेशन होते रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संवेग की वही इकाई है जो किसकी है। तो दोस्तों बोला गया है कि संवेग की वही इकाई है जो किसकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवेग। दोस्तों आवेग और संवेग दोनों की इकाई क्या होता है, सेम होता है। दोस्तों जो संवेग है और आवेग है दोनों की इकाई क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन सेकेंड। दोस्तों संवेग और आवेग की इकाई क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। दोस्तों अगर न्यूटन सेकेंड नहीं रहेगा तो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों का अगला प्रश्न है, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। दोस्तों सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम का दोस्तों Na से सूचित करते हैं, और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और दोस्तों इसका द्रव्यमान संख्या आपका 23 होता है सोडियम। तो दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछता है सोडियम से कि सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों सोडियम जो है बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों, केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो दोस्तों चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो दोस्तों अधिकतम विद्युत चालकता किस में होती है, चांदी में होती है। दोस्तों अगर चांदी के बाद पूछा जाए तो क्या किस में होता है, तांबा में होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं। दोस्तों यहाँ बोला गया है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ बोला गया है कि विजातीय मिश्रण है जो विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। क्या कहलाता है दोस्तों, सस्पेंशन। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए। दोस्तों ट्रांसफार्मर के क्रोड जो है बनाने के लिए निम्नलिखित में से अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ बोला गया है कि ट्रांसफार्मर के जो क्रोड है उसको बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, नर्म लोहा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नर्म लोहा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनता है किससे बनता है, नर्म लोहा से बनता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है मानव नेत्र पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपका रेटिना या दृष्टिपटल। तो दोस्तों मानव नेत्र का जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में कहाँ बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है कितना है, 11 है। दोस्तों सोडियम को Na से सूचित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 11 है, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। तो दोस्तों एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि W बराबर mg होता है। क्या होता है दोस्तों, mg। तो दोस्तों W एक तरह का बल है ना दोस्तों। तो W बराबर mg होता है, तो अगर m हमको निकालने बोला है तो m बराबर क्या हो जाएगा, W बटा g। तो दोस्तों W दिया हुआ है 980 और g आपका है 9.8। दोस्तों यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, तो 98 एकम 98 यानी 100। दोस्तों मास कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100। तो दोस्तों 100 kg हो जाएगा।
दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 kg। तो दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान कितना है 100 kg, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। दोस्तों यहाँ पूछा गया कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये जीनॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों जीनॉन। दोस्तों जीनॉन का जो है उप परमाणु कण नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है हवा एक है। दोस्तों हवा क्या है। तो दोस्तों हवा जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गति का तीसरा नियम गति का तीसरा नियम खाली जगह और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि गति का जो तीसरा नियम है किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो दोस्तों गति का तीसरा नियम, तो दोस्तों इसको पहले जान लेते हैं कि गति का तीसरा नियम होता क्या है। तो दोस्तों गति का तीसरा नियम जो है आपका क्या होता है 2as। दोस्तों गति का तीसरा नियम होता है 2as बराबर v² माइनस u²। दोस्तों इसको बनाने के लिए जितना भी वॉवेल है, ये जो वॉवेल है इसमें जितना वॉवेल है उसको क्या करना है काट देना है। तो u² u वॉवेल है और ये वॉवेल है, तो बच मेरे पास क्या गया s बच गया और v बच गया, यानी s को बोलते हैं स्थिति और v को बोलते हैं वेग। तो दोस्तों किससे किसके बीच संबंध है स्थिति और वेग के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस तरह का हम लोग सारा निकाल सकते हैं। अगर पहला नियम का पूछता कि किसके किसके बीच संबंध है, तो पहला नियम के लिए पहला जो है आपका हो जाएगा v बराबर u प्लस at। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला नियम में अगर पूछेगा किसके किसके संबंध है, तो जितना आपका वॉवेल है दोस्तों उसको काट देना है। तो u वॉवेल है और ये वॉवेल है, तो किसके बीच संबंध है वेग और टाइम। तो दोस्तों पहला नियम जो है वो किसके बीच है वेग और समय के बीच संबंध है। अगर दूसरा नियम बोलता है दोस्तों, तो दूसरा नियम होता है s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है ना दोस्तों। तो इसमें भी वॉवेल को काट देना है, u कट गया आपका, ये कट गया। तो दोस्तों s आपका स्थिति हो गया, t आपका टाइम, यानी कि दोस्तों स्थिति और समय। तीसरा नियम में दोस्तों किसके किसके बीच संबंध है स्थिति और समय। अगर दोस्तों दूसरा नियम किसके किसके बीच संबंध है स्थिति और समय। अगर तीसरा नियम बोलेगा तो तीसरा नियम के लिए 2as बराबर v² माइनस u² होता है दोस्तों तीसरा नियम। ये आपका पहला नियम है, ये आपका दूसरा नियम है और ये आपका तीसरा नियम है। तो इसमें भी वॉवेल को क्या करना है दोस्तों काट देना है, ये और u कट गया, तो बच गया क्या बची s और v। तो दोस्तों s यानी कि स्थिति और v यानी कि वेग। तो दोस्तों तीसरा नियम बोला है, तो तीसरा नियम किसके बीच संबंध है स्थिति और वेग के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज स्थिति, यानी कि गति के तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो दोस्तों सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये कोलाइड। तो दोस्तों कोलाइड जो है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला देखते हैं पढ़ के, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, ये दोस्तों क्या होते हैं गतिशील अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है गलत है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। दोस्तों किसी वस्तु का भार कितना है 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करें और जी का मान दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे कि डब्लू बराबर क्या होता है mg। तो दोस्तों एम अगर निकालना हो तो डब्लू बटा जी हो जाएगा। तो दोस्तों डब्लू आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन, ठीक है, और जी का मान 10 है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, आने के 20 kg।
तो दोस्तों 20 kg आपका क्या है, इसका द्रव्यमान है। तो दोस्तों ऑप्शन से भी हम लोग जान सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वो न्यूटन में तो होता नहीं है, वाट में तो होता नहीं है, पास्कल में भी नहीं होता है, तो किस में होता है, केजी में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केजी, यानी कि 20 kg। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि वह ताप जिसे बर्फ, पानी और वाष्प जो है संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिक बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है। तो दोस्तों बल की तो है, ऊर्जा का भी है, यानी कि कार्य, दोस्तों कार्य का जो है न्यूटन मीटर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। चलिए आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से, दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है। दोस्तों बिस्मांगी मिश्रण है, तो दोस्तों बिस्मांगी मिश्रण जो है आपका दूध, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दूध। तो दोस्तों दूध जो है बिस्मांगी मिश्रण है, बाकी ये सब क्या है दोस्तों, समांगी मिश्रण है। वायु हो गया, पीतल हो गया और चीनी में पानी का घोल, ये सारे क्या है दोस्तों, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों यहाँ बोला गया है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों द्रव्यमान क्या कहलाता है, आपका घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो घनत्व है प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ईजी है। अमोनिया जो है क्या है, एक गैस है। दोस्तों अमोनिया जो है एक गैस है, तो कपूर क्या है दोस्तों, एक ठोस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। दोस्तों द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह अदिश राशि है। दोस्तों ये जो है आपका गलत है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये भी आपका क्या है, गलत है। चलिए आते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान। दोस्तों यहाँ बोला गया किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है, गलत दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं आने के ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि जो है उस वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बल का समीकरण F बराबर होता क्या है। दोस्तों F बराबर जो होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी F बराबर ma, ठीक है ना दोस्तों, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन F बराबर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों यहाँ बोला गया है कि त्वरण के मान को, दोस्तों निम्नलिखित में से त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों प्रभावित क्या नहीं करता है, द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अर्धचालक इनमें से सिर्फ ये क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है। चांदी तो आपका अर्धचालक नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं है, तो जर्मेनियम क्या है दोस्तों, अर्धचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। दोस्तों जर्मेनियम जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में, दोस्तों भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का
आकार हो जाएगा। दोस्तों भारहीनता, अगर भार नहीं रहेगा तो एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। चलिए दोस्तों आते हैं आपका अगला प्रश्न, यानी कि लास्ट प्रश्न। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों फैराडे का जो नियम है किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन से। दोस्तों फैराडे का नियम जो है किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।